Hello everyone, I'm Preeti and with me today is Dr. Vimal Kumar. Vimal is the founder of the Movement for Scavenger Community or MSC, an NGO committed to the eradication of manual scavenging in India and bringing education and awareness to the existing scavenger community. Under MSC, he also operates the B.R. Ambedkar Youth Study Center, which provides career counseling and a small library to disadvantaged students in Haryana. And that's not all. Dr. Vimal is a PhD scholar in social work with a focus on caste violence from the Tata Institute of Social Sciences in Mumbai. He was awarded the Young Professional Fellowship from the Dalit Foundation in 2008. Vimal holds a Bachelor of Arts and Master of Social Work from the University of Kurukshetra in Haryana. And he's also been an Acumen Fellow from the 2015 cohort. Glad to have you here, Dr. Vimal Kumar. So happy you could join us. Thank you for making it today. Thank you so much, Preeti. ये जो टॉपिक है अनटचेबिलिटी, मोस्टली पीपल से कि नहीं हमारे यहाँ तो नहीं है, तो ऐसे कुछ मिथ्स हैं या शायद हम एक सबकॉन्शियस लेवल पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आपका क्या राय होगा? व्हाट इज योर व्यू ऑन व्हाट इज द रियलिटी ऑफ अनटचेबिलिटी टुडे? आई थिंक जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं यूजुअली लोग सोचते हैं कि यार हम ये कौन से 100 साल पुरानी बातें हो गई हैं, ये तो पहले ज़माने में होता था, आज कहाँ होता है ये सब. बट कहीं ना कहीं लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं. मुंबई जैसे शहर में भी ये प्रैक्टिस होता है. जब आप उनको अपने नाम बताते हैं ना, आप बोलते हैं कि मैं प्रीति, तो प्रीति काफ़ी नहीं है लोगों के लिए. अगर प्रीति काफ़ी नहीं है लोगों के लिए तो कास्ट है, एग्जिस्ट करती है. क्योंकि हमेशा लोग ये जानना चाहते हैं कि पूरा नाम क्या है, आप कौन है, और आप जो भी कैटेगरी में आप आते हैं जाति की, उस आधार पे आपको फिर वो रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे. तो ये तो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में है. आई थिंक अगर पूरा नाम पूछना बंद हो जाए या सिर्फ प्रीति काफ़ी हो हमारी सोसाइटी में, तब शायद हम कह सकते हैं कि यार ये अभी कम हो गया है. बट अभी भी सिर्फ आपका नाम काफ़ी नहीं है, आपका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके आधार पर ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है. व्हाट्स इन अ सरनेम इतना मैटर क्यों करता है? मेरे को भी सोसाइटी नहीं बताया ये, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, इसको एक्सपीरियंस किया और फिर पढ़ा कि यार ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्या है मेरे सरनेम में, या लोग कितना क्यूरियस क्यों है. मतलब ये तब हुआ कि जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, तो जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गया, पीएचडी के एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे जो चेयरमैन थे, तो फॉर्म देने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म देने से पहले उन्होंने पूछा कि कौन हो. मैंने कहा विमल है मेरा नाम. ओके, कौन हो? मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी ख़त्म किया है मास्टर्स, अभी पीएचडी के लिए मैं आया हूँ इधर, एडमिशन लेना चाहता हूँ. तो वो डायरेक्टली नहीं पूछ पाया मेरे से कि मेरा कास्ट क्या है. फिर उसने पूछा कि अच्छा पेरेंट्स क्या काम करते हैं. तो मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स साफ़ सफाई का काम करते हैं, ऐसे ऐसा. ओके ठीक है. तो बोले कि जाओ फिर उनकी हेल्प करो. क्या करोगे पढ़ के, अभी तुम बड़े हो गए हो, जाओ उनकी हेल्प करो, उनके काम में हाथ बटाओ, पीएचडी इज़ नॉट फॉर यू. तो वो जानना चाहता था कि मेरी जाति क्या है, ताकि वो उस हिसाब से मुझे ट्रीट कर सके. तो यही हमारी सोसाइटी में भी होता है, क्योंकि आपका सरनेम बताता है कि आपका जाति क्या है, आपका जाति क्या है. फिर आपकी जाति क्या है तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि हमारा कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस जो है सोसाइटी में मनुस्मृति में भी मेंशन किए गए हैं. उसी के आधार पे हमारा देश चलता है कि जो जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ तो वो एक पर्टिकुलर काम करेगा. जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मेंशन किया कि इंडिया में आप धर्म बदल सकते हो और जाति नहीं बदल सकते आप. यही जो सरनेम की स्टोरी है, ये अलग अलग धर्मों में भी है. अगर आप सिख हैं, आपने टर्बन पहना है, आपने अमृत चखा है, सब कुछ है, आप देखने में सिख लगेंगे, बट वो फिर भी पूछेंगे कि आप कौन है. ऐसे ही हिंदू हैं, उसने हाथ पे ओम लिखवाया हुआ है, गले में शंकर महादेव और वट कुछ भी डाला हुआ है, चाहे माथे पे भी उसने जय श्री राम लिखवाया हो, काफ़ी नहीं है, फिर भी उससे पूछा जाएगा कि कौन हो. तो ये जो सवाल है कौन हो,
टाइटल क्या है, ये जाति को आइडेंटिफाई करने के ही सारे सवाल है, और ये सारे धर्मों में है। I would like to know about the past of caste. अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें यहाँ पे, तो कि वो हमारे पहले स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च पीएचडी करके और ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं आजकल के कास्ट सिस्टम में 4 वर्ण की बात हम करते हैं, है ना? 4 वर्ण सबको पता है, और कि 4 वर्ण, क्योंकि वो अपने आप को उन 4 वर्णों में कहीं न कहीं फिट करता है। तो उसको पता है कि मेरे ऊपर कौन है और मेरे नीचे कौन है ना? तो इसी में 5th जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं अवर्णा। अवर्णा मतलब जिन्होंने इन धर्मों को, इस पूरे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया इस थ्योरी को कि कोई भी किसी भी जाति में पैदा होगा तो वो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जाएगा। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया और वो उससे अलग हो गए। तो वो यहाँ के अबोरिजिनल ट्राइब्स थे इंडिया के, जिन्होंने, जो 5th कैटेगरी में आते हैं अवर्णा। स्पेशली महाराष्ट्र में हम बैठे हैं अभी, महाराष्ट्र में तो हर साल जो है ना मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है ना? जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था, वो सब चीज़ें करना आज भी होता है वो। तो मनुस्मृति को क्यों जलाया जाता है? ये मनुस्मृति से ही आया है, क्योंकि मनुस्मृति में ये सारा जो डिवीजन ऑफ लेबर है, कास्ट है, ये सारी चीज़ें कि कौन किस जाति में पैदा होके क्या काम करेगा, वो सारा एक स्ट्रक्चर है। ये पूरा जाति व्यवस्था वहाँ से आया। पर उसके पहले तो मनुस्मृति से पहले कास्ट नहीं था। नहीं था, क्योंकि धर्म है तो जाति है। जैसे आप देखिए ट्राइब्स में, वहाँ पे जाति नहीं है, दे आर फ्री, दे आर नेचर लवर, वो नेचर का वर्शिप करते हैं। तो धर्म है तो जाति है, तो धर्म आया तभी जाति है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो 4 कैटेगरीज हैं और ये 5th अवर्णा वाला जो सिस्टम है पूरा, ये वहीं फिट होता है जहाँ पे धर्म है। तो ये मनुस्मृति से ही जाए, आर्यंस के थ्रू ये सारी चीज़ें आई। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण को ऊपर टॉप पे रखा गया है, फिर क्षत्रिय जो प्रोटेक्टर है, उसके बाद वैश्य जो बिजनेस कम्युनिटीज में आते हैं, और फिर सर्वेंट कम्युनिटी शूद्रास उसमें आता है। और जो इनमें से किसी भी काम के नहीं है, जिसको हम वर्थलेस बोलते हैं, उसको 5th कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें भंगीज आते हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी कम्युनिटीज आती हैं। मतलब दे आर नॉट कंसिडर्ड इवन ह्यूमन, मतलब उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पीपल आर ट्रीटिंग देम एज स्लेव्स। तो ये पूरा का सिस्टम है। तो जो इसमें बिलीव करता है और अपने आप को फिट रखता है, मतलब फिट करता है इन 4 कैटेगरीज में, तो वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर है। जैसे जो ब्राह्मण है उसके नीचे 3 है, तो उसके पास ये प्रिविलेज है कि मेरे आई एम सुपीरियर, मेरे अंडर ही है। क्षत्रिय अपने आप को ब्राह्मण के क्लोज भी मानता है, और फिर वो उसके नीचे भी लोग हैं। तो लोग इसी बात से खुश हैं कि मेरे नीचे कोई है, मैं किसी से ऊपर हूँ। तो वो उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग जीते हैं, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। सो दे आर जस्ट इंजॉइंग दैट पोजिशन। और इसी हायरार्की में ये जो शूद्रास है नीचे आते हैं, और फिर जो अवर्णास है, ये ये भी कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह इस कैटेगरी में आके अपने आप को संस्कृताइज करें। दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन, कि अपने आप को संस्कृताइज करना, कि मंदिर जाना और अच्छे से रहना, वेजिटेरियन बन जाना, कपड़े वाइट डालना या अलग तरीके, मतलब अपना भेष कि वो, तभी तो ये टर्म यूज होता है कि जब मैं किसी को बताता हूँ कि बोला अरे देखने से तो नहीं लगता, आपको देख के तो लगता ही नहीं है कि आप इस कम्युनिटी से हैं। क्योंकि मैं अगर इस कम्युनिटी से हूँ तो मैं ऐसा दिखना ही नहीं चाहिए, मेरे हाथ में झाड़ू होना चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेरा अपीयरेंस अलग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल कॉमन है। और अगर हम अपर कास्ट हैं, हम 4 कैटेगरीज में है ऊपर लेवल पे, और हम नहाए नहीं, या हम ऐसे गद्दे दिख रहे हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, क्या भंगियों जैसी हालत बना रखी है। तो मूवमेंट फॉर स्कैवेंजर कम्युनिटी आपका जो एनजीओ है, आप क्या करते हैं इस विषय पर? सबसे पहले तो जो मूवमेंट की हम जब बात करते हैं, हमने इसको नाम मूवमेंट क्यों रखा, मूवमेंट फॉर स्कैवेंजर कम्युनिटी। मैंने भी स्कैवेंजर कम्युनिटी रखा है बिकॉज आई वॉज सो कंफ्यूज कि यार मैं क्या नाम रखूँ इसमें बंगी लिखूँ, इसमें वाल्मीकि लिखूँ, ये पर्टिकुलर लोगों के लिए ना हो। अगर मैं सिर्फ इसमें वाल्मीकि रख दूंगा, है ना, तो जो हमारे मजहबी सिख हैं, जो सिख में कन्वर्ट हो गए हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, है ना। जिन्होंने इस्लाम ले लिया है, कबूल कर लिया है, और उसके बाद वो महिलाएं बुर्खा डाल के झाड़ू लगा रही है, वो कहाँ जाएंगी।
तो मुझे मजबूरन सफाई कर्मचारी कम्युनिटी इसका नाम रखना पड़ा, स्कैवेंजर कम्युनिटी। आयोग भी जो बना हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज है। तो ये कम्युनिटी जो है वो ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी बन गई है एक। मतलब आपका आइडेंटिटी तो खो गया कहीं, एक्चुअल आपको एक काम से जोड़ दिया गया है। मतलब आप मतलब भंगी भंगी मतलब सफाई का काम करोगे आप। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी एजुकेशन पे काम करते हैं, क्योंकि ये जो एक मानसिक गुलामी है कि आप इस जगह पे पैदा हुए हैं और आपको यही करना है, हमें ये साइकिल ब्रेक करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एजुकेशन है। अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, तो एटलीस्ट वो सोच पाएंगे कि हमें अब क्या करना है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी में जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड, हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि कोई गांधी जी आएंगे, हमारा उत्थान करेंगे, या कोई बाबा साहब अम्बेडकर फिर से पैदा होंगे, हमारा उत्थान करेंगे, या कोई एक रेवोल्यूशनरी आएगा फिर से, वो हमारे लिए कुछ करेगा, या कुछ सरकार बदलेगी या नेता बदलेगा या वट, कोई भी पार्टी आएगी वो हमारा उत्थान करेगी। लोग हमेशा बस्तियों में इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और सदियों से वो इंतज़ार ही कर रहे हैं, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। तो सेकंड हम चीज़ पे काम करते हैं, लीडरशिप पे। हम कम्युनिटी में ही लीडरशिप बिल्ड करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि आप अपनी समस्याओं पे खुद काम करें, किसी का इंतज़ार मत करें। आपके पास जितना भी है, जो भी है, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, आप कम से कम उतना तो काम करें और अपने मुद्दों पे खुद बात करें, क्योंकि आपके मुद्दों की जानकारी आपसे ज़्यादा किसी को नहीं है। आपको तो शायद बचपन से ही पता था ना, आप वायर काटते थे और क्या क्या करते थे शैतानियां। जब आपका एक्टिविज्म तो बचपन से ही शुरू हो गया था। हाँ, पता नहीं था वो एक्टिविज्म में। अभी लोग कहते हैं कि वो एक्टिविज्म था, बट उस टाइम तो क्राइम था, है ना। जैसे आज़ादी में, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जेल में थे, क्राइम था, इसलिए वो हमारा भी क्राइम ही था वो उस टाइम पे। तो हम, हाँ, उस पर एक आपने अच्छा याद दिलाया ये इसके ऊपर। तो हमारे शहर में उस टाइम आई थिंक मैं 7th स्टैंडर्ड में था। तो सैटेलाइट मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, वो केबल जिसको बोलते हैं, कि केबल से आज तो नेटफ्लिक्स ये सब होता है। पहले केबल का कनेक्शन लेना होता था आपको, कनेक्शन के पैसे देने होते थे, तब आपके घर में वो टीवी फिल्में आती थी। तो एकदम नया था, मतलब पूरा शहर बहुत क्रेजी था उसको लेके। तो मैं भी खुश हुआ, मेरे अंकल ने बोला कि आप जाओ और जाके उसको बोलो कि हमें भी कनेक्शन दे दे। आई वॉज सो हैप्पी। मैं अपने 3-4 दोस्तों को लेके आप करके बस्ती के, चलो भाई हम भी अपने घर में अब केबल कनेक्शन लगाएंगे और फिल्में देखा करेंगे, कार्टून देखा करेंगे, बहुत बढ़िया। तो हम गए, हमने कुछ उसको रिक्वेस्ट किया कि आप हमें ये कनेक्शन दीजिए, तो उसने भगा दिया हमें, बोले भागो यहाँ से। हम फिर गए, उसने फिर भगा दिया। तीसरी बार अंकल ने बोला उसको बोलो कि पैसे एडवांस ले लो, बट हमें जो है कनेक्शन दे दो। तो गए, उसके बाद हमने बोला अंकल आप पैसे ले लो, और घर वाले पैसे भी दे रहे हैं, आप ये कर दो। बोले यार तुम्हारी गंदी बस्तियों में कौन घुसेगा, और हमें नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे। आई डोंट नीड योर डर्टी मनी। तो ये कह के उसने भगा दिया और बोला यहाँ हमारे पास दोबारा मत आना, इधर भागो यहाँ से। देन वी गॉट एंग्री कि यार हम अब कार्टून कैसे देखेंगे, क्योंकि हम तो लोगों के घरों में खिड़कियों में से झांक के देखा करते थे, वहां से ही भगा दिए जाते थे हम। तो वो मतलब वो एक बच्चे का जिद था कि यार हमें कार्टून देखना है, और ये आदमी हमें कार्टून देखने नहीं दे रहा है। तो हमने क्या किया, रात को हम निकलते थे, बस्तियों के बच्चे तो आपको पता ही कैसे होते हैं, आज़ाद होते हैं। तो हम रात को निकलते थे, और जहाँ जहाँ भी उसके कनेक्शंस थे, उसके वायर्स जा रहे थे, उसको खींच के तोड़ के हम घर ले आते थे। रियली? घर पे ला के रख देते थे, और मेरे को याद है कई सालों तक मम्मी ने छत पे उसको बांध के कपड़े सुखाए उसपे। तो ये हमने किया। तो फिर वो जो तार थे वो भी वो बदलता रहा। फिर हमने क्या किया, फिर हम, एक आदमी उधर से तार पकड़ता था, हम एक इधर से पकड़ता, हम उसको उतना ही खींचते थे कि वो अंदर से टूट जाए और बाहर से पता ना चले। तो कंफ्यूज हो गया यार कि यार कैसे टैकल करे, बिजनेस उसका टफ होने लगा। तो वो फाइनली आया हमारी बस्ती में, बस्ती के एंट्रेंस पे आया। अंदर आते हुए तो उनको बदबू आती थी, बाहर से ही बोला भाई कनेक्शन ले लो, बट ये तोड़ना मत करो, मेरा बहुत लॉस हो रहा है, ले लो कनेक्शन। तो फाइनली हमें कनेक्शन मिला, हमारे घर पे कनेक्शन आया। फिर धीरे धीरे हम पूरी बस्ती में वो फैला, सबने टीवी देखना शुरू किया। मैंने भी अपना फेवरेट जो कार्टून शो है, ही मैन, वो देखना शुरू किया। तो फिर लगा कि यार नहीं, कुछ करने से मतलब
चुप रहने से अच्छा है कुछ तो करो, कुछ करने से कुछ तो होगा। तो वो पहला एक्शन था हमारा डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और वो पहली जीत भी थी, वो केबल कनेक्शंस। तो तब से हमने फिर एक्शन लेने शुरू किए, एफर्ट्स लेने शुरू किए, फिर बहुत सारी चीज़ें की। We are talking about being in 2025 in the financial capital, and we are still seeing discrimination in mild form, and in its most extreme form, violence, all kinds of violence. So what is happening today? Like, what is the worst form of violence, that caste-based violence that is being experienced? तो वायलेंस हमारी सोसाइटी में रोज़ होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में होता रहता है, वो हम न्यूज़ में देखते हैं। बट ये हमेशा मैटर करता है कि किसके साथ हो रहा है। अगर वो किसी खास या पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के साथ हो रहा है जो हाई लेवल पे है, तो वो एक न्यूज़ है, अदरवाइज वो न्यूज़ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुंबई में अभी रिसेंट 3-4 महीने पहले ही 2 बच्चियों का रेप हुआ है, जो आप गूगल भी करेंगे तो आपको न्यूज़ में नहीं मिलेगा। जब हम उस लोकेशन पे गए और हमें पता चला कि इतना बड़ा केस हुआ है और वो न्यूज़ में क्यों नहीं है, वो मीडिया में क्यों नहीं है ना? क्योंकि वो एक गटर सफाई करने वाले इंसान की बच्चियों के साथ हुआ है, जिनकी माँ घरों में साफ सफाई का काम करती है, उनके साथ हुआ है। तो वो न्यूज़ ही नहीं है। दे आर पावरलेस पीपल। तो डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस तो रोज हो रहा है, बट किसके साथ हो रहा है वो हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो मुंबई जैसे शहर में ऐसी घटना घटी कि मैं 2 दिन तो मैं खाना नहीं खा पाया ढंग से, और मैं यही सोचता रहा कि इस पे हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी भी उसका एफआईआर सब मेरे पास पड़ा है फ़ोन में। तो मुंबई जैसे शहर में जब ये हाल है, तो वी कैन सी कि गांव में क्या हो रहा होगा। गांव में तो ये नॉर्मलाइज हो गया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वायलेंस। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये तो होता ही है। तो आज मैंने एक मिनी एक्सपेरिमेंट किया. I gave a prompt, create a Dalit persona for me. And I want to share with you, Dr. Vimal Kumar, what my phone threw up. This is what a potential Dalit persona is. Name Rohan Kumar, age 25, occupation manual scavenger and part-time farmer. Education 10th standard dropout due to financial constraints. Location rural village in Uttar Pradesh, India. Caste Dalit Valmiki community. मुझे ये बायस्ड लगा कि ये दलित पर्सोना मतलब ये है, एक छाप, एक आइडेंटिटी. तो ये कब बदलेगा? ये जो पर्सोना, क्या ये कभी हम देख पाएंगे कि दलित पर्सोना रोहिणी कुमार, शी इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, शी इज अ लॉयर, शी इज अ UN, शी इज अ साइंटिस्ट, a social scientist, anything, और he is a banker. तो ये क्यों नहीं आया? मेरा सवाल ये है कि हम सक्सेसफुल दलित्स, हम रिच एंड फेमस दलित्स, क्यों हम इसी में रुक गए हैं, ये आइडेंटिटी में? आई थिंक जब आप ये सवाल मेरे से कर रहे हो ना, मेरे दिमाग में अलग अलग इमेजेस क्रिएट हो रही हैं, ऐसे अलग अलग। किसी को देख के मैं हंस रहा हूँ, किसी को देख के मुझे दुख हो रहा है। तो वो इमेजेस क्या है जब आप ये सवाल मेरे से कर रहे हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सफाई कर्मचारी महिला के पाँव धो रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो इंजीनियर बन गई है, इसलिए नहीं कि वो डॉक्टर बन गई है, इसलिए कि वो सफाई कर्मचारी है, वो इस पेशे को करती है, और उस पेशे को रोमांटिसाइज करने के लिए वो पाँव धोए जा रहे हैं। मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसी किसी महिला को, ऐसी किसी लड़की को, ऐसे किसी पुरुष को, लड़के को अपने साथ बिठा के उसको थैंक यू या उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा है, जो डॉक्टर बन गया है, जो इंजीनियर बन गया है, जो आईएएस बन गया है, या जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है या जूझ रहा है इस सिचुएशन से? उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई एक बच्चे का सब फादर गटर में उतर के सफाई करके अपनी जान को रिस्क में डाल के तो देश चलाता है, लेकिन देश इनको क्यों नहीं चलाता है?
देश इनके लिए क्यों नहीं सोच रहा है? वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं पाँव धो के कि भाई ये करते रहो, यू आर डूइंग गुड? So, if we are talking about a Dalit boy or girl from rural, urban India, what do you think a truly progressive, inclusive India means for him or her? आई थिंक जब एक बच्चा जब स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते वक्त उसको डर ना लगे कि टीचर मेरे से कैसा बिहेव करेगा। स्कूल में जो पानी का घड़ा रखा है उस घड़े में सब पानी पी सकते हैं, और उस दलित बच्चे को डर ना लगे उसमें से पानी पीने में, वो खुल के पानी पी पाए, उसको मार ना दिया जाए वो पानी पीने के लिए, है ना। जब हम जॉब इंटरव्यू पे जाएं तो हमें ये डर ना हो कि जॉब इंटरव्यू लेने वाला कौन बैठा होगा, कि वो मेरे से मेरी जात ना पूछ ले और वो इस आधार पे मेरे को रिजेक्ट ना कर दे। आई थिंक जब ये डर खत्म हो जाएगा, वन पार्ट, और जब हमारे देश को चलाने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर से ऑफेंड होना बंद हो जाएंगे, जब उनको अम्बेडकर के सेलिब्रेशन से वो इतने ऑफेंड ना हो जाएं कि वो अम्बेडकर 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 अ, बोलने पे मतलब पार्लियामेंट में वो शोर मचाएं, तो जब हम सावित्रीबाई फुले से, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर से, जो भी हमारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है देश में, उनसे ऑफेंड होना बंद हो जाएंगे ना, तो आई थिंक एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि एक प्रोग्रेसिव देश होगा जहाँ पे डर खत्म हो जाएगा। विमल कुमार के अंदर डर खत्म हो जाना चाहिए। जब वो घर से निकले, जब वो किसी से मिले, जब वो ट्रेन में निकले, जब वो बस में निकले, उसमें ये डर खत्म हो जाना चाहिए कि कोई मेरे से मेरा पूरा नाम ना पूछ ले। तो वो जो डर की स्थिति खत्म हो जाएगी, तो आई थिंक ऐसा एक प्रोग्रेसिव एक देश, ऐसा देश हम चाहते हैं। थैंक यू विमल कुमार जी। ये सुन के थोड़ा सैड भी महसूस हो रहा है और होपफुल भी महसूस हो रहा है कि I hope we can be there someday with people like you working on this issue, working to end manual scavenging. So thank you very much for being so honest. I learned so much from this, and I'm sure, it's been a very interesting experience just listening to some of the concepts that you talked about, the work you do. So thank you very much for being here.